हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में आपका कितना नंबर का आता है, 8 मार्क्स का आता है। और ये वीडियो सभी बोर्ड के लिए, चाहे आप हरियाणा बोर्ड से, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से, चाहे आप बिहार बोर्ड से हो, चाहे आप कोई से बोर्ड हो, चाहे आप दुनिया कोई से बोर्ड से, ये वीडियो सभी बच्चों के लिए है अगर आपने पीसीएम ले रखी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो चलो हम शुरू करते हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। बस मैं वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि आपको ये वीडियो लास्ट देखनी है। अगर आपको कोई भी दिक्कतें परेशानी आती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि मुझे ये टॉपिक समझ में आए, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको समझाने की। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। क्या जानते हैं सबसे पहले हम, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन सभी को पता है, जो आप क्लास 10 में पढ़ के उसको लिख देना। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। क्या लिखना है आपको, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है उसे क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ओके ओके ओके, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए आप ढंग से। जैसे कि मान लो कोई आपका क्या है, कंडक्टर। क्या है, कोई आपका मान लो ये कंडक्टर है, ठीक है। कोई क्या है आपका, ये कंडक्टर है। और इसमें क्या होता है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इधर, इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा है, इधर की साइड मूव कर रहा है। तो मुझे बताओ करंट किधर मूव करेगा, इसके अपोजिट। अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा तो करंट किधर मूव करेगा, इधर, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर कोई आपसे बोले बताओ एवरेज करंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी। डेल्टा क्यू का मतलब होता है टोटल चार्ज, और डेल्टा टी का मतलब टाइम इंटरवल। टोटल चार्ज अपॉन में टाइम इंटरवल, टोटल चार्ज अपॉन में टाइम इंटरवल। और जो पता होना चाहिए आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, सबसे पहले बात ये है कि स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। दूसरा, जो एसआई यूनिट ऑफ करंट की उसकी इसकी यूनिट क्या है, एसआई यूनिट आप बोलोगे एम्पियर है। एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। एसआई यूनिट ऑफ करंट इज, करंट की एसआई यूनिट क्या है, आप क्या बोलोगे, एम्पियर। और डायमेंशन फार्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्या होता है, लिख देता हूँ, देखो डायमेंशन फार्मूला क्या होता है। डायमेंशनल फार्मूला आपका क्या होता है, तो बस कुछ नहीं करना, साइन लगाना, और ये उसको बोलते हैं डायमेंशन फार्मूला, ठीक है, करंट का। हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। किसकी बात करते हैं, देखो एवरेज करंट का फार्मूला पता लग गया आपको, टोटल चार्ज अपॉन में टोटल टाइम। अब बात करते हैं हम इंस्टेंटेनियस करंट की। इंस्टेंटेनियस करंट की बात करने वाले हैं हम। देखो इंस्टेंट करंट क्या होता है आपका, इंस्टेंट का मतलब होता है जो मेजर करते हैं हम किसी स्पेसिफिक मोमेंट पे, मतलब किसी क्षण के लिए निकालते हैं। तो कैसे मेजर करते हैं इसको, मेजर कैसे करेंगे इसको, अब एट ए स्पेसिफिक मोमेंट इन टाइम, किसी मोमेंट में करेंगे, मतलब किसी क्षण के लिए करेंगे, किसी एक क्षण के लिए निकालना है। तो उसके लिए हम कौन सा करंट यूज करते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट, स्पेसिफिक मोमेंट इन टाइम, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए डी क्यू अपॉन में डी टी हो जाता है। क्या होता है, डी क्यू अपॉन में डी टी हो जाता है। और एक बात वो कहना चाहूँगा आपको, अगर इसे ग्राफ आ जाए आपका ऐसा, ऊपर क्या हुआ आपका चार्ज हो, नीचे क्या हो आपका टाइम, तो चार्ज अपन टाइम क्या होता है आपका करंट होता है। इसका स्लोप क्या बन जाएगा, देखो, तो स्लोप क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू अपन डेल्टा टी का। तो आप बोलना डेल्टा क्यू अपन डेल्टा टी का स्लोप क्या होता है, करंट। अगर इसको थीटा के तो tan थीटा निकालोगे तो क्या आ जाएगा, इसका स्लोप निकल जाएगा। और tan 30 tan 60 की वैल्यू आपको कमेंट में करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो ध्यान से, अब जो आपको समझना, देखो कंडक्टर केस में सिर्फ कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। अगर आपको बोला जाए इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट के केस में याद रखना है सिर्फ आपको कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मूव करता है। इलेक्ट्रोलाइट अगर डालोगे पानी में, जैसे आप देखो, मैं समझाता हूँ क्या होता है, तो समझ में आ गया ना। कंडक्टर केस में सिर्फ कौन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। और उसके केस में कौन मूव करता है, इलेक्ट्रोलाइट के केस में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों मूव करता है। तो मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल के लिख लेना अपनी कॉपी में, क्या डाल लेना अपने कॉपी में, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब दिख रहा होगा ना, ठीक है ठीक है। अब हो जाएगा, तो अपने कॉपी में इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल लेना। क्या डालोगे कि यहाँ पे लिख लेना कंडक्टर, इससे एम्स क्यों आ जाता है, ठीक है। कंडक्टर केस में सिर्फ कौन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करता है। बट लेकिन
इलेक्ट्रोलाइसिस केस में कौन मूव करता है? इलेक्ट्रॉन भी और प्रोटॉन भी, मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, दोनों ही मूव करता है। बट इलेक्ट्रोलाइसिस के केस में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों मूव करता है, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब प्रोटॉन की बात करो, नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों मूव करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों मूव करता है, ठीक है, दोनों मूव करता है। अब हम चलते हैं आगे। अब देखो क्या करना है, हम क्या पढ़ने वाले, थ्योरी ऑफ करंट फ्लो थ्रू सॉलिड कंडक्टर। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या बनाना है आपको, एक कंडक्टर बनाना है। सबसे पहले क्या बनाना है आपको, एक कंडक्टर बनाना है, ठीक है। बना लिया आपने कंडक्टर, वेरी गुड। ये रहा आपका कंडक्टर, क्या रहा ये आपका कंडक्टर है, ठीक है। इसके अंदर क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होंगे। कोई इधर जाएगा, 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 सब अपने डायरेक्शन में किधर भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, रैंडम मोशन में, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर के जा रहा है, किसकी वजह से, ड्यू टू थर्मल। आपको लिखना है इलेक्ट्रॉन क्या है, रैंडम मोशन में। इलेक्ट्रॉन आर इन रैंडम मोशन, किसमें, रैंडम मोशन में, मतलब इलेक्ट्रॉन किधर भी घूम रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर, इधर इधर कुछ भी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, रैंडम मोशन में है, ड्यू टू किसकी वजह से, थर्मल वेलोसिटी। जानते हो ना, हीट करेंगे तो इसको कोई इधर भागे, कोई इधर भागे, कोई इधर भागे, कोई इधर, ठीक है, ड्यू टू थर्मल वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन आर इन रैंडम मोशन ड्यू टू थर्मल वेलोसिटी। अब सबसे पहले लिखना, देखो इनिशियल एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितने, अभी तो जीरो है ना, बाद में तो जो भी हो, और करंट भी जीरो, इधर जाएगा तो कोई इधर जाएगा, कट जाएगा, इधर जाएगा तो इधर जाएगा, कट जाएगा। तो इनिशियल एवरेज थर्मल वेलोसिटी और एवरेज करंट इसमें कितना होता है, अभी जीरो होता है। क्या लिखना है आपको, जो इनिशियल एवरेज थर्मल वेलोसिटी है, थर्मल वेलोसिटी है, वो भी जीरो होगा, और जो आपका एवरेज करंट है वो भी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। एवरेज करंट है वो भी क्या होगा, जीरो होगा जी, जीरो। अगर मान लो मुझे इसमें करंट फ्लो करना है तो मैं इसको किससे जोड़ दूंगा, किसी सेल से जोड़ दूंगा, ठीक है। अगर मान लो इस कंडक्टर में मुझे करंट को फ्लो करवाना है तो मैं क्या कर दूंगा, इसे किससे अटैच कर दूंगा, सेल से अटैच कर दूंगा। तो ये मान लो कोई आपका कंडक्टर है, इसको मैंने किससे अटैच कर दिया, किसी सेल या बैटरी से अटैच कर दिया, ठीक है। तो किससे अटैच कर दिया मैंने, बैटरी से। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, इतना तो पता ही होगा ना आपको। ये इस पर पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा और इस पर नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से बात, अब इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करेंगे, आप बोलोगे ये तो हमें पता है सर, इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करते हैं, पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे, किधर मूव करेंगे, पॉजिटिव की तरफ, इधर मूव करेंगे, पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे, किधर मूव करेंगे, पॉजिटिव की तरफ। और इधर क्या जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो पॉजिटिव से नेगेटिव किसकी डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। तो देखो इन दोनों की वजह से कुछ फोर्स जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन की वजह से, उसको फोर्स का नाम दे दिया हमने एफ। एफ का फॉर्मूला आप सभी को पता है क्या होता है, क्यू ई। तो यहाँ पे चार्ज कौन सा है, ई, और ई तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। फोर्स का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है, वो क्या होता है, एम ए होता है, इक्वल टू ई ई। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई बाय एम हो जाएगा, ठीक है, ई बाय एम हो जाएगा। तो इस डेरिवेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, बताओ आप कर लोगे। और जैसे मैं एक्सेलरेशन को बढ़ाऊंगा वैसे पोटेंशियल का बढ़ जाएगा, पोटेंशियल बढ़ने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से भागेंगे। और मान लो यहाँ पे 10 12 20 30 थोड़ी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। तब क्या करेंगे हम, देखो जब इलेक्ट्रॉन बहुत सारे और भागेंगे तो एक दूसरे से टकराएंगे, और टकराने की वजह से उनकी स्पीड कम हो जाएगी। मैंने क्या बोला, देखो इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से भागेंगे, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, जैसे आप पोटेंशियल को बढ़ा रहे हो तो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से भागेंगे, तो उनके भागने की वजह से क्या हो जाएगी, उनकी स्पीड कम हो जाएगी। उसको नाम दे देते हैं हम ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल देते हैं। तो जो एवरेज स्पीड होती है सारे इलेक्ट्रॉन की, उसे क्या कहते हैं हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहते हैं हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड जो होती है सभी इलेक्ट्रॉन की, उसे क्या बोलोगे आप, ड्रिफ्ट स्पीड बोल दो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल दो, इलेक्ट्रॉन गैस बोल दो, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोल दो, जो मन करे आपका वो बोल दो, ठीक है। अगर पेपर में आता है बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, तो एवरेज स्पीड ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन, एवरेज स्पीड जितनी है सारी इलेक्ट्रॉन की, उसे क्या बोलेंगे हम, ड्रिफ्ट स्पीड। तो ड्रिफ्ट स्पीड की डेफिनेशन क्या लिखोगे आप, ड्रिफ्ट स्पीड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोनों में से कोई भी आया तो पेपर में नहीं देना है। ड्रिफ्ट स्पीड भी आए तो वही लिखना है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी आए तो वही लिखना है, इलेक्ट्रॉन गैस भी आए तो वही लिखना है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी आए तो वही लिखना है। अरे यार ठीक है, तो क्या लिखोगे आप, एवरेज स्पीड ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर इज कॉल्ड ड्रिफ्ट स्पीड, इन कंडक्टर इज कॉल्ड ड्रिफ्ट स्पीड, उसे क्या बोलते हैं हम, ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं।
अब इसके ऊपर एक डेरिवेशन है जो कि हम कर लेते हैं, उसके बाद ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। तो जो इसके ऊपर एक एनसीईआरटी में जो डेरिवेशन दिया उसको कर लेते हैं, ठीक है। जो हमारा फॉर्मूला था ना वी डी इज इक्वल टू ई एम बाई टाउ, उसके ऊपर हम डेरिवेशन करने वाले हैं बस, ठीक है। तो इस डेरिवेशन में होता क्या है, कुछ नहीं करना, ठीक है। ऊपर लिख देना आप, ये किसका डेरिवेशन है, ड्रिफ्ट स्पीड। रिलेशन किसका बताएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट, किस चीज़ के बीच में रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पेपर में आ सकता है, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कुछ भी आया ना तो ये वाला डेरिवेशन आपको कर देना है, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखा हो ना तो डेरिवेशन करने के लिए, तो जो मैं आपको करवा रहा हूँ उसे आपको कर लेना है, ठीक है। पेपर में ये पेपर में 3 मार्क्स का आता है, तो इसको छोड़ के मत जाना, ठीक है। और ये मेरी वीडियो आपको पूरी देखनी है, ठीक है, अगर पेपर में आपको फुल में से फुल नंबर लाने हैं तो देखो सबसे पहले क्या लिखना है आपको, लेट इनिशियल थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन आर। थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है, वो है आपका μ1 μ2 μ3 से लेकर कहाँ तक, μn तक। हम उसके बाद लिखेंगे आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिस वेलोसिटी बिकम्स। उसके बाद क्या लिखना है आपको, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिस वेलोसिटी बिकम्स, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जो v1 है वो क्या होता है, μ1 प्लस में ए टाउ 1, v2 क्या हो जाएगा μ2 प्लस में ए टाउ 2, ऐसे करके जो आपका vn आएगा वो क्या होगा μn प्लस में ए टाउ n। अब टाउ 1 का मतलब क्या है, रिलैक्सेशन टाइम फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। क्या लिखना है आपको यहाँ पे, टाउ 1 का मतलब क्या है, रिलैक्सेशन टाइम फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, क्या सुनना है आपको, हमें पता है कि जो ड्रिफ्ट स्पीड होता है वो सारे का एवरेज स्पीड होता है, तो क्या लिखेंगे, अश्विन नो, हमें पता है जो ड्रिफ्ट स्पीड होता है, ड्रिफ्ट स्पीड इज एवरेज स्पीड ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन का एवरेज स्पीड होता है, एवरेज स्पीड ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन। तो देखो ध्यान से, तो वी क्या हो जाएगा आपका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी μ1 प्लस में ए टाउ 1 प्लस में μ2 प्लस में ए टाउ 2, ऐसे करके μn प्लस में ए टाउ n होगा। और हमसे बोला है एवरेज, तो क्या हो जाएगा, इसको किससे डिवाइड कर देंगे हम, n से। तो देखो ध्यान से वी कितना हो जाएगा, सबसे μ1 को अलग कर लेते हैं, तो μ1 प्लस में μ2 ऐसे करके कहाँ तक जाएगा, μn तक। यहाँ से ऐसे ए टाउ 1 ए कॉमन ले लिया हमने, क्या कॉमन ले लिया, ए कॉमन, तो टाउ 1 प्लस में टाउ 2 टाउ n तक जाएगा, ठीक है। और इसके नीचे देखो n लगा दो, इसके नीचे भी क्या लगा दो, n लगा दो। तो ये बन गया आपका इनिशियल एवरेज थर्मल वेलोसिटी। इसको हम किसे डिनोट कर सकते हैं, म्यू एवरेज से। इसको किसे डिनोट कर सकते हैं हम, ए टाउ एवरेज से। तो ये तो वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच गया, वी डी इज इक्वल टू ए टाउ एवरेज। इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्या बच गया आपका, वी डी इज इक्वल टू ए टाउ एवरेज। तो देखो ध्यान से, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए टाउ लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे बताओ ए की वैल्यू क्या अभी हमने निकाली थी, ई बाई एम, और यहाँ से आ गया टाउ। ये आपको याद करना है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। और इस टाउ क्या बोलते हैं हम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं इसको हम, टाउ को एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ओके। हमें पता है जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, अस, हमें पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अपोजिट डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में होती है। देखो ध्यान से, तो यहाँ से बी डी कितना आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, माइनस ई टाउ बाय, इसे दिखा दिया कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो अपोजिट डायरेक्शन है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो बी डी क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, मास के। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। और क्या याद करना है, बस इतना याद करना है आपको, कुछ नहीं। अब चलते हैं मोबिलिटी पे। किस पे चलते हैं, मोबिलिटी, ठीक है। तो मोबिलिटी क्या होता है, कुछ नहीं करना, ठीक है। मैं सिंपल लिखवा दे रहा हूँ आपको मोबिलिटी के बारे में, ज़्यादा आपको दिमाग यहाँ पे खराब नहीं। देखो मोबिलिटी का मतलब होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने क्या बोला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर
मोबिलिटी को डिनोट कैसे करते हैं, म्यू से। इसका मतलब क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज मोबिलिटी, is known as mobility, is known as mobility। ठीक है, तो क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखना है म्यू का मतलब होता है ड्रिफ्ट मोबिलिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, ई क्या है, यही ना, ई टाउ बाय एम, नीचे क्या है, ई है, ई से ई कट जाएगा, यहाँ से क्या जाएगा, ई टाउ बाय एम आ जाएगा। तो यही हो गया। ठीक है, म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, आप बोलोगे कि टाउ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, एम के। जिसका मास कम होगा उसका मोबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। कमेंट में मुझे बताना है कि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा होगी कि प्रोटॉन की। तो आपको पता होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है किससे, प्रोटॉन की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है ड्यू टू प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, मैं लिखवा दूँ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है आपका, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू में 10⁻31 kg, और मास ऑफ प्रोटॉन होता है आपका 1.67 इंटू में 10⁻27 kg। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से। अब चलते हैं आगे, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में हम वो करने वाले हैं डेरिवेशन। अब डेरिवेशन आ गया आपका, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि बहुत ही आसान डेरिवेशन है, बस आपको वीडियो देखना है, देखो ध्यान से। तो क्या करना है, सबसे पहले जो डायग्राम बनाया था उसको बना दो। आप बना दिया आपने, कितना अच्छा बन रहा है ना, स्मूथ बन रहा है बिल्कुल, ये बन गया। ठीक है, डायग्राम। इधर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन दिखा देना। ठीक है, इधर क्या होगा, देखो बैटरी से तो जोड़ देते थे हम इसको, इधर पॉजिटिव टर्मिनल और इधर नेट। इधर का एरिया को मान लो आप ए, देखो इलेक्ट्रॉन इधर से जाएगा तो स्पीड, इसकी स्पीड को मान लेना वी डी। तो क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू में, स्पीड इंटू में टाइम, वी डी डेल्टा टी। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा है, इधर याद करना, इधर कर रहा है। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन, जो एवरेज स्पीड को क्या बोलते हैं हम, पता ही है आपको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो इसका लिख दिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इंटू में डेल्टा टी। अब आपको लिखना है, अब हम करते हैं डेरिवेशन, जो कि बिल्कुल आसान है, इजी है, क्या ही बोलो। ठीक है, तो क्या लिखना है आपको, लेट देयर आर एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। लेट देयर एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। तो एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन में वॉल्यूम। तो यहाँ से टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा आपका, एन का मतलब क्या, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ, नो है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा आपका, एन इजिकल टू एन इंटू में भी। ठीक है, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन भी कितना है आपका, निकालना पड़ेगा, भी कितना हो जाएगा, ए भी डी डेल्टा टी, कितना हो जाएगा, ए भी डी डेल्टा टी, ए भी डी डेल्टा टी। तो यहाँ से एन की वैल्यू आ गई, एन ए भी डी डेल्टा टी। अब निकालना है हमें चार्ज फ्लो, यहाँ पे आप निकालते चार्ज फ्लो, क्या निकालना है हमें, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, टोटल चार्ज फ्लोइंग, कितना टोटल चार्ज फ्लो किया, टोटल चार्ज फ्लोइंग। क्या फॉर्मूला होता है उसका, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन ई, एन की वैल्यू बताओ जो पहले नीचे उधर आई थी, तो एन ए बी डी डेल्टा टी, और पहले से यहाँ पे क्या लगा है, ई लगा है। अब करंट निकालते हैं, तो क्या लिखेंगे, हैंस करंट फ्लोइंग अक्रॉस कंडक्टर, कितना कंडक्टर फ्लो कर रहा है, किस कंडक्टर के अलोंग, फ्लोइंग अक्रॉस कंडक्टर। तो क्या होता है फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ऊपर में डेल्टा टी, यही तो होता है। डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी है, एन ए बी डी डेल्टा टी और ई और डेल्टा टी, डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया, यहाँ से आई की वैल्यू कितनी आ गई, एन ई ए बी डी। तो रिलेशन आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट के बीच में। तो आपको अच्छा लगा वो, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम बात करते हैं करंट डेंसिटी के बारे में। करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया इज नोन एज, करंट पर यूनिट एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी। करंट पर यूनिट एरिया क्या बोलते हैं हम, करंट डेंसिटी कहते हैं।
तो करंट डेंसिटी को डिनोट कैसे करते हैं हम, जे से। इसका फॉर्मूला होता है आई अपॉन में ए। आई की वैल्यू आपको पता है NEABD है, और इसका ए है तो जे कितना आ जाएगा आपका, बोलोगे NEBD हो जाएगा, ठीक है। उसकी असाइनमेंट क्या हो जाएगी, कैसी क्वांटिटी है, तो लिख देना इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी है। ये कैसी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। और इसकी असाइनमेंट क्या होती है, आप बोल देना कि एम्पी, इस देखो इसकी क्या होगी एम्पियर और इसकी क्या होगी मीटर स्क्वायर। तो क्या बोल देना असाइनमेंट क्या आती है इसकी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। असाइनमेंट क्या होती है, बोल देना एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो समझ में आ गया होगा। हम अगले डेरिवेशन पे चलते हैं, जो कि डेरिवेशन है ओम्स लॉ का। तो हम किसका डेरिवेशन करने जा रहे हैं, ओम्स लॉ का, जो कि बिल्कुल आसान है। क्या ही बोल, देखो बीडी का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे कि बीडी का फॉर्मूला होता है ई एम और टाउ, यही होता है। इसको बोलते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। और आई का फॉर्मूला क्या होता है, अभी आप लोगों ने पढ़ा NEABD। अब देखो ध्यान से, जो BD की वैल्यू है इक्वेशन नंबर 2 में पुट करता है, क्या लिखूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ BD इन इक्वेशन नंबर 2। जो BD की वैल्यू को कैसे पुट करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 2 में, पुट द वैल्यू ऑफ BD इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या लिखते हो, I इज इक्वल टू NEABD है। इसमें क्या पुट करना है हमें, BD की वैल्यू कितनी है, E/m और इनटू में टाउ, ये आ गई, ठीक है आपके। अब मुझे बताओ यहाँ से मुझे क्या निकालना है, कुछ तो निकालना है ना, यहाँ से मुझे निकालना है आपका। अब देखो ध्यान से, तो या इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ, NE² A टाउ अपॉन में m, और ये ई का फॉर्मूला सभी को पता होना चाहिए, V/L होता है। कितना होता है ई का फॉर्मूला, V/L होता है, ठीक है। तो I इक्वल टू क्या हो गया, NE² A टाउ बाय m, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, V/L हो गया। अब मुझे बताओ यहाँ से मुझे V की वैल्यू चाहिए, तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप बोलोगे I तो वैसे का वैसे ही रहेगा, ये m इंटू L ऊपर चला जाएगा, और ये वाला जो टर्म है पूरा नीचे आ जाएगा, NE² A टाउ। देखो ML ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, बस, ठीक है। ये आपको तो इतना आता ही होगा, ठीक है। ये हमारा बन गया। तो आपको पता है, तो हम क्या बोल सकते हैं, आपको पता है अश्विन, हमें पता है जो B इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। तो यहाँ से हमें R की वैल्यू कितनी बन गई, ML/NE² टाउ A, ये हमें R की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया हो, ठीक है। तो मैं इसको अगले पेज पर लिख रहा हूँ ताकि आपको मैं अच्छे से और समझा सकूँ। तो R का हमें वैल्यू क्या मिल गया, ML/NE² टाउ है। तो यहाँ से क्या पता चलता है, जो R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, लेंथ के, इनवर्स किसके, एरिया के। इससे हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, R इक्वल टू रो L अपॉन में A। तो यहाँ से जो रो की वैल्यू है मिलेगी, वो कितनी मिलेगी, अगर इन दोनों को आपस में कंपेयर करें तो रो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे कि MNE² टाउ, ये मिल जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको दो नाम है, एक तो बोल दो आप इसको रजिस्टिविटी, और एक बोल दो आप इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोल दो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस। और इसकी यूनिट क्या होती है, R इंटू में, देखो इसकी यूनिट हो जाएगी आपकी ओम मीटर। देखो इसको निकालना चाहिए तो R इंटू में A/L। इसकी R की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। एरिया क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है, इसकी क्या होती है, मीटर होती है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। तो ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, ओम मीटर। ऐसा यूनिट कितनी क्या होती है इसकी, ओम मीटर। जो मैं लिखवाना चाहता हूँ इंपॉर्टेंट, जो रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है सिर्फ मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। तो लिख देना आप लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ। देखो, तो जो रेजिस्टिविटी होता है वो किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ओनली ऑन, किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ मटेरियल ऑफ कंडक्टर के। किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन ओनली ऑन मटेरियल ऑफ कंडक्टर, ओनली ऑन मटेरियल ऑफ कंडक्टर, और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। दो ही चीज़ पे डिपेंड करता है, एक मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे और एक टेम्परेचर, मतलब किस टाइप का आपका कंडक्टर है, किस मटेरियल का ले रखा है, ठीक है, एंड इट्स टेम्परेचर, एंड इट्स टेम्परेचर। अब बात करते हैं हम अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है, लेंथ पे भी करता है। एक देखो इसमें किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे कर रहा है, एरिया पे कर रहा है, मटेरियल पे कर रहा है, और टेम्परेचर, चार चीज़ पे डिपेंड करता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, रेजिस्टेंस क्या होता है, सब पे डिपेंड करता है।
लेंथ भी करता है, एरिया भी करता है, और मटेरियल भी करता है, और टेम्परेचर भी करता है। तो रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन लेंथ, एरिया, मटेरियल एंड इट्स टेम्परेचर, सब पे डिपेंड करता है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बताऊँ पक्का। आगे बढ़े, अच्छी बात है। और एक लेते ना, ओम्स लॉ वैलिड तभी होगा जब आपका रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है तो ओम्स लॉ वहाँ पे एप्लीकेबल ही नहीं है। तो क्या लिखना, ओम्स लॉ इज वैलिड ओनली व्हेन रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, जब आपका रेजिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट हो। व्हेन रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, जब आपका रेजिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट हो। तो देखो ध्यान से, जैसे ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है, तो इनका ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है, ऐसे बनेगा, ठीक है। ये आपका बी आई है, तो स्लोप क्या बन जाएगा आपका, आप बोलोगे स्लोप होगा भी अपॉन में आई, जिसको हम बोल सकते हैं आर, जो यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर इसको उल्टा कर देंगे 1 अपॉन में आर, तो वही क्या हो जाता है आपका कंडक्टेंस हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग जी, जो कि आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, फिजिक्स में पढ़ते हो, ठीक है। तो याद करना है साइन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम होता है। और अगर कंडक्शन पूछे तो क्या बोलता है, आप क्या बोलोगे, ओम इनवर्स या महो बोल दोगे, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अगर पेपर में आ जाए बताओ एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, तो क्या बोल देना, ओम इनवर्स, क्या बोल देना, एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, जिसको किससे यूनिट करते हैं हम, जी से, जिसको क्या बोलते हैं हम, ओम इनवर्स या महो, ओम इनवर्स बोल दो या महो बोल दो, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान सुनो, अगर हम अभी और आगे करना है कि नहीं करना, देखो बताता हूँ, ठीक है। तो देखो अब हमें पढ़ना है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। अगर मान लो आप हरियाणा बोर्ड में हो चाहे सीबीएसई बोर्ड में हो, तो सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए, अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो क्यों पता है ना कि रेजिस्टेंस उस पर डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, बस आपको इतना पता होना चाहिए। अगर पेपर में आए कि बताओ कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो आके बोलना यस, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। पर सेमीकंडक्टर केस में उल्टा होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें बॉन्ड ब्रेक होता है। बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से जनरेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, उसकी वजह से क्या होगा, कंडक्टेंस बढ़ जाता है, और कंडक्शन बढ़ेगा तो पता है रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जी इक्वल टू 1/r होता है। तो बस आपको पेपर के लिए कितना पता होना चाहिए, इतना पता होना चाहिए, कंडक्टर केस में अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो आपका रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। और सेमीकंडक्टर केस में क्या होता है, अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, कम होता है। बस आपको इतना ही पता होना चाहिए, और ज़्यादा आपको नीड जरूरत ही नहीं है। सेमीकंडक्टर तो क्या होता है, अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उसी पॉइंट को बोलते हैं हम सुपर कंडक्टर। बस आपके सिलेबस में इतना ही था, ठीक है, इसलिए मैंने बता दिया। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होता है जीरो हो जाता है, जैसे रेजिस्टेंस जीरो होगा वहाँ पर कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा, मतलब करंट तो खूब ही बनेगा। जब रेजिस्टेंस ही नहीं है तो करंट तो इन्फिनिट होगा, जी इसलिए इन्फिनिट हो जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और डाइब्रोइड एग्जाम्पल हो गया। अब बात करते हैं रजिस्टर इन सीरीज एंड पैरेलल। देखो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें करंट सेम होता है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंट होता है। तो इसका फॉर्मूला सीरीज का पता है, R1 + R2, और ये आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा ही होगा कि पैरेलल में क्या होता है, 1/R1 प्लस में 1/R2। तो मुझे ये करवाने की जरूरत नहीं है, अगर आपको उतारना होगा तो उतार लेना, ठीक है, बिल्कुल आसान है। देखो मैंने अच्छे से दिखा दिया, जूम करके देखो, दिख गया, वेरी गुड, ये भी दिख गया होगा। तो देखो मैं आपसे इतना ही बोलना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी मैं आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, आपको ट्राई करना है होमवर्क में इस क्वेश्चन को। मुझे पता ही आपके बोर्ड में तो नहीं आएगी, क्लास 10 के लेवल का है, और मैं आपको एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। तो प्लीज़ मेरे जाके चैनल पे आप चेक कर लेना कि वो वीडियो में डाली है कि नहीं, ठीक है। अगर आप मेरी वीडियो को 2 साल बाद देखोगे या 3 साल बाद देखोगे तो आपको चैनल पे जरूर मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं इस वीडियो को 2 या 3 दिन बाद डाल दूंगा, तो आपको देख लेना है, ठीक है, जाके चैनल पर, जिस पर मैंने क्वेश्चन की वीडियो डाल रखी है। तो बस मैं आपसे इतना बोलना चाहता हूँ, अगर आपको पेपर में फुल मार्क्स लाने हैं तो आपको जो भी टॉपिक पढ़ा हो वो आपको अच्छे से आना चाहिए, इतने अच्छे से आना चाहिए। अगर वो पेपर में आ गया तो मुझे वो लिख के ही आना, उसमें से मेरे 1 नंबर में ना फटे, तभी आप पेपर में फुल मार्क्स ला सकते हो, नहीं तो आप भीड़ का हिस्सा ही हो, ठीक है। अगर आप ये सोचते हो कि मैं एक बार पढ़ लिया और मुझे आ गया, तो आप भूल जाओ, वो किसी को भी नहीं आता। दुनिया में कुछ इतना तेज़ नहीं होता कि एक ही बार में किसने पढ़ लिया और एक बार में कर लिया। तो अगर आपको पेपर में फिजिक्स में 70 नंबर लाने हैं तो आपको चीज़ों को बार बार रिपीट करना पड़ेगा, बार बार समझना पड़ेगा, तब जाके वो टॉपिक समझ में आएगा। एक बार नहीं तो 2 बार देखो, 2 बार नहीं 3 बार देखो, पर प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि आपका ये आखिरी साल है, उसके बाद ये क्लास ख़त्म, ठीक है, उसके बाद आप कॉलेज में चले जाओगे, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर थोड़ा बहुत मेरा बताओ समझ में आया होगा, तो प्लीज़ आप खुश रहिएगा, ठीक है, और ऐसे पढ़ते रहिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है तो आप कमेंट कीजिए, क्या ही बोलूँ, छोड़ो,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, टाटा बाय बाय।